जॉर्डन की यात्रा के बाद ओलफ शोल्स पहुंचे इजराइल। कल तेल अवीव जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। लेबनान और ईरान ने इजराइल से हमले रोकने का किया आह्वान। ईरान ने वैश्विक समुदाय पर लगाया फिलिस्तीन की अनदेखी का आरोप। युद्ध को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की जेदा में कल अहम बैठक। 199 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास जारी। तुर्की और लेबनान के विदेश मंत्री ने हमास से बातचीत की पुष्टि की। फ्रांस ने सभी बंधकों की जल्द रिहाई की जताई उम्मीद। हमास ने वीडियो जारी कर बंधकों के सुरक्षित होने का किया दावा। वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया अनावरण। कहा, हिंसा, आतंक और युद्ध की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में बापू की बड़ी प्रासंगिकता। और आइए खबर दुनिया की शुरुआत करें। सबसे पहले नजर डालते हैं एशिया का आईना पर। सबसे पहले बात करते हैं खासतौर से इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है, इससे आपको रूबरू हम करा दें। खासतौर से इजराइल और हमास के बीच 11वें दिन भी संघर्ष जारी है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, लेकिन जंग की वजह से एक तरफ शरणार्थी की समस्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ गजा के लोगों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच जारी घमासान में अब तक 4000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास जंग का 11वां दिन। इजरायली सैनिकों ने खान यूनुस के पश्चिमी हिस्से के साथ साथ दक्षिण पूर्वी और रिफाह के पश्चिमी इलाकों पर हमास के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके कई कमांड सेंटर तबाह करने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक लक्षित हवाई हमले में हमास की शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा माजिनी की मौत हो गई। ओसामा माजिनी हमास आतंकवादी समूह के लिए एक प्रमुख बंधक वार्ताकार की भूमिका निभा रहा था। गजा में हुई बमबारी से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे लोग अपनों को तलाशते नजर आ रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में 2750 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना द्वारा गजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी की वजह से पूरे गजा में न तो बिजली पानी है और न ही भोजन। लोग मलबे में दबे अपने लोगों को निकालने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। हमले की वजह से गजा के अस्पताल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ईंधन भंडार पूरी तरह खत्म होने के कारण अस्पताल की बिजली सप्लाई बैकअप जनरेटर के सहारे चल रही है, जो कभी भी बंद हो सकता है। बहरहाल भीषण जंग के बीच वाक युद्ध और एक दूसरे को धमकाने का दौर भी जारी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद एक बार फिर ईरान ने नेतन्याहू को खुली धमकी देते हुए गजा पर बमबारी को तुरंत रोकने की मांग की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने वैश्विक समुदाय पर फिलिस्तीन की अनदेखी का आरोप लगाया। अगर फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल हमला जारी रखता है तो कोई भी ताकत उनके समुदाय को इजराइल के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकती। हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं और हम गजा के लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। उधर जॉर्डन यात्रा पर पहुंचे जर्मन चांसलर ने ईरान को चेतावनी देते हुए इजराइल युद्ध से दूर रहने को कहा। जर्मन चांसलर की ये टिप्पणी इजराइल की यात्रा से ठीक पहले जॉर्डन के राजा से मुलाकात के बाद आई। हमास के आतंकियों के अमानवीय कृत्य से हर कोई वाकिफ है। हिंसा और आतंक में फ़र्क है। फिलिस्तीनी हमास नहीं है और हमास को उनके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गजा के फिलिस्तीनी लोग भी हमास के पीड़ित हैं। इजराइल हमास के बीच जंग से शरणार्थी संकट का नया दौर शुरू हो गया है। गजा पट्टी से निकलने वाले लोग या तो मिस्र के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं या फिर जॉर्डन की सीमा पर। सीमा पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए जॉर्डन के राजा ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को
मिस्र या जॉर्डन में धकेलने की कोशिश के खिलाफ चिताया है। उन्होंने कहा है कि गजा और वेस्ट बैंक के अंदर ही मानवीय स्थिति से निपटा जाना चाहिए। तो वहीं शरणार्थियों की जो समस्या बढ़ रही है, लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार झड़पें भी देखी जा रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए ईरान और हिजबुल्लाह को कहा है कि वो इजराइल के धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। इजराइल हमास संघर्ष के बीच लड़ाई का एक और मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। इजराइल लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और ईरान समर्थक शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान में इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। कई दिनों से हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान की शह पर उसकी सीमा में गोलीबारी कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपनी संसद को संबोधित करते हुए ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि वो इजराइल के धैर्य की परीक्षा न लें। हम ताकत हासिल करने और जीत की ओर आगे बढ़ने के एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। इस उद्देश्य के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जीत में समय लगेगा। मेरा ईरान और हिजबुल्लाह को संदेश है, उत्तरी सीमा पर हमारा परीक्षण न करें। जो गलती आपने एक बार कर दी उसे दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि आज आप जो कीमत चुकाएंगे वो ज्यादा महंगी होगी। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने भी ईरान पर हिजबुल्लाह को शह देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इन हमलों द्वारा इजराइल का ध्यान गजा के सैन्य अभियान से भटकाना चाहता है। हिजबुल्लाह ने ईरान के निर्देश के तहत और समर्थन के साथ दक्षिण गाजा में हमारे युद्ध प्रयासों से ध्यान भटकाने के लिए कई गोलीबारी हमले किए। इजराइल लेबनान सीमा पर हालात बिगड़ने की आशंका ईरान के कड़े तेवर देखते हुए और बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल को चेताया कि गजा पर हमले नहीं रुके तो इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि इस संघर्ष का दायरा बढ़ जाए। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह को क्षेत्र में ईरान का बड़ा समर्थक माना जाता है। इजराइल आरोप लगाता है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार और आर्थिक मदद दोनों ही ईरान से आ रहे हैं। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइलें हो सकती हैं। ऐसे में यदि लड़ाई का एक और मोर्चा खुला तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और इसकी चिंता खुद अमेरिका को भी है। हमें डर है कि यह संघर्ष व्यापक मोड़ ले सकता है। हम नहीं चाहते कि ईरान और हिजबुल्लाह जैसे अन्य आतंकवादी समूह के कारण इस युद्ध के अन्य मोर्चे खुलें, जिससे इजरायली रक्षा बलों का ध्यान हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध से भटके। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार झड़पें देखी जा रही हैं। इजराइल ने प्रमुख मोर्चों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। उधर हिजबुल्लाह के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो अपनी सैन्य तैयारी को बढ़ा रहा है। देखना यह होगा कि सीमा पर बढ़ता जमावड़ा और झड़पें आगे क्या रुख लेते हैं। तो एक तरफ इजराइल हमास की जंग चल रही है, वहीं विश्व की दो बड़ी शक्तियां रूस और अमेरिका की जुबानी जंग भी अब नजर आने लगी है। हालांकि इस जंग को रुकवाने के लिए भी हलचलें तेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे, लेकिन कूटनीतिक कदमों के बावजूद संघर्ष विराम की संभावना कम ही नजर आ रही है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच बुधवार को दुनिया भर की निगाहें तेल अवीव पर लगी होंगी। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को वहां पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के कुछ ही दिनों के भीतर इजराइल के 2 दौरों और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी मैराथन मुलाकातों के बाद बाइडेन के दौरे की घोषणा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन न केवल इजराइल की सामरिक तैयारियों के बारे में जानेंगे, बल्कि गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार बाइडेन का दौरा इजराइल के साथ अमेरिकी एकजुटता और इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। बुधवार को राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे। वह इजराइल इस क्षेत्र और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में यहां आ रहे हैं। राष्ट्रपति इजराइल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की एकजुटता
और उसकी सुरक्षा के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन फिर से स्पष्ट करेंगे कि इजराइल के पास हमास और अन्य आतंकवादियों से अपने लोगों की रक्षा करने और भविष्य के हमलों को रोकने का अधिकार और कर्तव्य है। राष्ट्रपति इजराइल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा को बड़ी कूटनीतिक हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहां वो कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से वार्ता में राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल हमास संघर्ष से उपजे हालात पर चर्चा करेंगे। इस संघर्ष की शुरुआत से ही अमेरिका काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की भी फोन पर वार्ताएं जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालात की समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस में अहम बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ ताजा हालात पर चर्चा की। अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का क्या नतीजा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर कोई सहमति फिलहाल नजर नहीं आ रही। गजा में मानवीय संघर्ष विराम को लेकर रूस का एक प्रस्ताव परिषद से खारिज हो गया। प्रस्ताव पारित होने के लिए 9 वोट चाहिए थे, लेकिन इसके पक्ष में 5 ही वोट पड़े। विपक्ष में मतदान करने वाले देशों का कहना है कि प्रस्ताव में हमास के आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की गई थी। इसको लेकर रूस और अमेरिका में जुबानी नोकझोंक भी हुई। सुरक्षा परिषद तनाव कम करने के इरादे से एक स्पष्ट, मजबूत और सामूहिक संदेश नहीं भेज पाई। आज पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि सुरक्षा परिषद रक्तपात रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिनिधिमंडल ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रूस का प्रस्ताव बिना किसी परामर्श के सामने रखा गया। उसमें हमास का कोई भी जिक्र नहीं था। हमास की निंदा करने में विफल रहकर रूस एक आतंकवादी समूह को आश्रय दे रहा है जो निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करता है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच हो रहे कूटनीतिक प्रयासों में अमेरिका, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे संघर्ष विराम की संभावना तो फिलहाल मुश्किल ही लग रही है, लेकिन सबसे पहला प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने का हो रहा है कि गजा में आम नागरिकों की सुरक्षा और जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। तो बाइडेन के इस दौरे के बाद उम्मीद कम ही है कि संघर्ष विराम की स्थिति नजर आएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मानवीय हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ, और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। जल जीवन
मिशन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो जंग है उसको 11 दिन बीत चुके हैं और इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ 199 इजरायली बंधकों की जल्द रिहाई की भी अब उम्मीद नजर आ रही है। अपने अल्बानिया दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ बातचीत अहम चरण में है। इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने के लिए जहां कूटनीतिक पहल जारी है, वहीं हमास हमले के दौरान अगवा किए गए 199 इजरायली बंधकों की रिहाई पर भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। तुर्की ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ बंधक बनाए गए विदेशी नागरिक और बच्चों की रिहाई पर बातचीत कर रहा है। बेरूत में लेबनान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने कहा कि उनके पास हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए कई देशों ने अनुरोध भेजा था। हालांकि लेबनान ने अपनी सीमा क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के हमले को रोकने के लिए आह्वान किया। लेबनान के विदेश मंत्री ने ऐसे हमले क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं बल्कि आग में घी डालने का काम करेगा। हमने विशेष रूप से हमास की राजनीतिक शाखा के साथ इन मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। विशेष रूप से विदेशी नागरिकों की रिहाई के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हम युद्ध समर्थक नहीं हैं। हम वास्तव में इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। पहली शर्त दक्षिणी सीमाओं पर बढ़ती इजरायली हमलों को रोकने की होगी, जिसमें पत्रकारों और नागरिकों की मौत हो रही है। सभी ये कार्रवाइयां केवल आग में घी डालती हैं। अपने अल्बानिया दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ बातचीत अहम चरण में है, जिस पर फ्रांस सहित पश्चिमी देशों की निगाहें गड़ी हुई हैं। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांसीसी मूल के इजरायली बंधक मिया शेम की रिहाई सुनिश्चित कराने का प्रयास जारी है, जिसे गजा पट्टी में हमास द्वारा बंदी बना लिया गया था। मैं बहुत सतर्क रहना चाहता हूँ ताकि हम वर्तमान में जो गहन वार्ता कर रहे हैं वो खतरे में न पड़े। वार्ता में प्रगति हो रही है। हम घंटे दर घंटे इन वार्ताओं पर नजर रख रहे हैं। बहरहाल तेज होते जंग के बीच राहत की बात है बंधकों का सुरक्षित होना। आतंकी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए हमलों के दौरान बंधक बनाए गए एक इजरायली युवती का वीडियो जारी किया, जिसमें महिला की बाह पट्टियों में लिपटी नजर आ रही है, जिसने अपनी पहचान 21 वर्षीय मिया सेम बताया है। 1 मिनट से अधिक के वीडियो में एक नर्स को मिया की चोट की ड्रेसिंग करते देखा जा सकता है। वीडियो में नजर आ रही युवती ने अपनी पहचान गजा की सरहद के करीब स्थित इजरायली शहर को बताया, जो हमले वाले दिन किबुत्ज रीम में म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल थी। इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 260 लोग मारे गए थे। वहीं गजा में रह रहे लाखों लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच अब सहमति बन चुकी है, जिससे इस जंग में प्रभावित गजा के लोगों को अब कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। कई दिनों के निरंतर प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच गजा में आम नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे चली बैठक के बाद ये फैसला हुआ। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचाना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमत हुए हैं जो विभिन्न देशों और बहुपक्षीय संगठनों से मानवीय सहायता को गाजा में नागरिकों तक पहुंचाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके गाजा में सहायता पहुंचे। गजा में मानवीय सहायता की जरूरत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी का कहना है कि गजा में हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में तुरंत मदद जरूरी है। UNRWA 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में कोई सहायता नहीं पहुंचा पाया है। 7 अक्टूबर से हमने गाजा पट्टी में अपनी एजेंसी में काम करने वाले 14 लोगों के स्टाफ को खोया है।
उधर यूरोपीय संघ ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मिस्र तक एयर ब्रिज ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों से पहुंचाई जा रही सहायता को गजा तक पहुंचाना है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि ईयू ने अपनी मानवीय सहायता को तिगुना करने का फैसला किया है। गजा में नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए ईयू अब 7.5 करोड़ यूरो से ज्यादा की सहायता मुहैया कराएगा। यूरोपीय आयोग मिस्र के जरिए गजा को मानवीय सहायता देगा। पहले 2 विमान इस हफ्ते शुरू होंगे। वे गजा में ज़रूरत का सामान देंगे और ज़मीनी स्तर पर हमारे सहयोगियों की मदद से वहां पर काम करेंगे। गजा में लगभग 24 लाख लोग रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय राहत समूहों का कहना है कि इजराइल हमास संघर्ष की वजह से वहां हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता जरूरी है। हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने गजा की संपूर्ण नाकाबंदी कर रखी है। वहीं हमास के हमले के बाद इजराइल द्वारा गजा पट्टी में की जा रही सैन्य कार्रवाई से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोग अपनी जान बचाने और दूसरों की मदद करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 2750 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 9700 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 10 दिनों से लगातार जारी भीषण गोलीबारी और मलबे के ढेर में तब्दील होती इमारतें, ये मंजर है इजराइल की तरफ से गजा पर जवाबी कार्रवाई का। अपनी जान बचाने और दूसरों की मदद करने के लिए इधर उधर भागते लोग। हमास के हमले के बाद हुई इजराइल की बमबारी के चलते गजा पट्टी में सब तरफ यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 2700 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 9700 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इन हमलों में बच्चों को निशाना बनाने की तस्वीरें सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली हैं। दक्षिणी गजा के खान यूनुस में एक परिवार ने उत्तर में हो रहे इजरायली हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि भागना व्यर्थ था। हमारे लिए भगवान ही काफी है और वो सबसे अच्छे से चीजों को निपटाता है। इस वक्त यही कहा जा सकता है। दक्षिणी गजा के खान यूनुस पार्क में खेल रहे इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी इस लड़ाई को नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट धारक 13 वर्षीय उमरान अबू अस्सी को ब्रिटेन से वापस गजा लौटे सिर्फ 1 साल बीता है और उसी दौरान लड़ाई छिड़ गई। उसके परिवार को इजराइल के भीषण हमले से बचने के लिए युद्ध क्षेत्र से बचकर खान यूनुस आना पड़ा। मैं यहाँ गजा के हमाद पार्क में हूँ। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और बम गिराए जा रहे हैं। ऊपर उड़ रहे विमान किसी भी समय बमबारी कर सकते हैं। यह बेहद असुरक्षित है और बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बच्चों के लिए बुरा लग रहा है। यह बच्चों की गलती नहीं है कि यह युद्ध हो रहा है। इसमें किसी की गलती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इन हमलों के रुकने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है और साथ ही आने वाली दुश्वारियां भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। गजा में दवाओं और बिजली बनाने के लिए ईंधन की भारी किल्लत हो चुकी है। इसके चलते गजा के एक अस्पताल में काम करने वाली एक फिलिस्तीनी डॉक्टर ने स्वास्थ्य आपदा की चेतावनी दी है। इसका मतलब स्वास्थ्य आपदा है। यदि इस रात बिजली की कमी के चलते आधी मशीनें बंद हो जाती हैं, तो मरीजों को इलाज मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है एक वास्तविक आपदा। हम इन मरीजों के लिए किडनी डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। इसके चलते हम डायलिसिस उपचार को सीमित कर देंगे। हम उन्हें केवल 1 या 2 दिनों के लिए डायलिसिस प्राप्त करने में मदद कर पाएंगे। चूंकि गजा में पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, इसलिए गजा के लोगों का कहना है कि वो खारा पानी पीने को मजबूर हैं। खान यूनुस के एक सार्वजनिक नल से कनस्तरों में खारा पानी भरा जा रहा है और रिक्शे पर उसे परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम खारा पानी भर रहे हैं। मैं यह खारा पानी पीने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? हमें यह करने के लिए मजबूर किया गया है। युद्ध की एक और विभीषिका ये देखने को मिली कि गजा में आइसक्रीम फ्रीज करने के लिए प्रयोग होने वाले ट्रकों को अस्थायी मुर्दाघरों में बदल दिया गया है। अस्पतालों के मुर्दाघरों में मृतकों को रखने और कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने की जगह नहीं बची है। गजा में हर तरफ मौत और दुख छाया हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हालात अभी और बदतर होंगे या फिर स्थिति में कुछ सुधार आ सकेगा। तो एक मानवीय संकट भी यहाँ नजर आता है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब खबर दुनिया की में नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों पर। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 16 अक्टूबर को 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दोनों नागरिक स्वीडन के थे, जबकि एक आदमी इस हमले में घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मृतक फुटबॉल फैन थे, जो वहां बेल्जियम और स्वीडन के बीच होने वाले यूरो 2024 क्वालिफायर मैच को देखने आए थे। घटना के बाद फुटबॉल मैच को हाफ टाइम के बाद कैंसिल कर दिया गया। बेल्जियम और स्वीडन के बीच यूरो 2024 क्वालिफायर मुकाबला जीत और हार से नहीं बल्कि हत्या की उस वारदात से दहल उठा जिसके चलते ये मैच पूरा नहीं किया जा सका। दरअसल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 16 अक्टूबर को स्वीडन के 2 नागरिकों की हत्या की गई, जो कि क्वालिफायर मुकाबला देखने आए थे। इस हत्या के बाद जहां एक तरफ मुकाबले को रद्द कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर स्वीडन के फैंस में इस वारदात के बाद खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। ये मजाक की बात नहीं है। वो 2 स्वीडिश नागरिक थे, लेकिन उन्हें क्यों मारा गया हमें कुछ पता नहीं। मैं अपने होटल वापस लौटना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहूंगी। मैं फिलहाल अपने मित्र के साथ हूँ। हालांकि स्वीडन के फैंस ये बात नहीं मानते कि ये कोई टारगेट किलिंग थी। उनके मुताबिक ये एकाएक हुआ हमला था। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। यहाँ कोई टारगेट किलिंग नहीं थी। मैं समझती हूँ कि ये एकाएक घटना थी। देखिए, हमारे लिए फुटबॉल का मैच इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम यहाँ अपनी टीम का समर्थन करने आए थे। हम सब साथ थे और एक साथ अपनी टीम का हौसला बुलंद कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। इस घटना के बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऑरेंज जैकेट पहने एक हमलावर स्कूटर पर राइफल से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है और फिर एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वहीं इस घटना के बाद बेल्जियम और स्वीडन के बीच यूरो 2024 क्वालिफाइंग मैच हाफ टाइम के बाद रद्द किया गया। जब मैच रद्द हुआ तब तक दोनों टीमों के बीच स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए खबर दुनिया की में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। नमस्कार। और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। दोनों साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं, पर स्थिति काफी गंभीर है। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि आज मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता
सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं मुकुल शर्मा, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की फटाफट अंदाज से।